तो देश की बहस में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ये कैसा हिंदुस्तान पार्ट 2। लेकिन उससे पहले एक बड़ी हम आपको खबर दे दें, भारत ने चीन के 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। न्यूज नेशन ने एलएसी पर संघर्ष के बाद सबसे पहले ये मुहिम शुरू की थी, बायकॉट चाइना और मैं भी सैनिक। इसी के बाद सरकार और देश में जो गुस्सा था उसको देखते हुए सरकार ने उन चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है जो यहां पर काफी चलते थे और अरबों रुपए ये इन ऐप से कमाते थे। ये देखिए चाइनीज ऐप पर कौन कौन से ऐप बैन हुए हैं मैं आपको बता दूं। सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर लगा दिए रोक। इसमें टिकटॉक भी शामिल है, टिकटॉक पर भी बैन है, यूसी ब्राउजर पर भी बैन है, पबजी पर भी बैन है। ये तमाम 59 हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से अब इन ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये चाइनीज सरकार के लिए, चाइनीज बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारत ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बातें हैं फिर से देश की बहस पे। देश की बहस वो बहस है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के मेवात में, पहले हमने आपको हरियाणा के मेवात की असलियत दिखाई, लेकिन अब जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं सब लोग स्टोरी को देखें। खासतौर पर पैनल पर दिखाइए शोएब जमाई, वो जरूर देखें। मुजफ्फर रहमान तबलीगी जमात के प्रवक्ता, तालिबानी जमात के प्रवक्ता, वो जरूर देखें। डॉक्टर साहब आप भी देखें, विनोद बंसल आप भी देखें और संगीत रागी जी आपसे बहस शुरू करूंगा। सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनिए, ये इस हिंदुस्तान की हकीकत है, ये इस हिंदुस्तान की शर्मनाक हकीकत है जहां पर कितने बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं मेवात के अंदर हिंदुओं के खिलाफ। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। शर्म आ जाएगी सुनने के बाद आपको, शर्म आ जाएगी सुनने के बाद आपको। भरतपुर जिले के गांव नागला मकरीब में जमातियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया कि सुनकर ही हर किसी की रूह कांप उठे, हलक सूख जाए, आंखें डबडबा जाएं और जुबान शब्दों का साथ छोड़ दे। ऐसा इसलिए कि सोचिए 10 साल की उम्र होती क्या, शायद वो उम्र जब हर बाप अपनी बच्ची को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है और उसके भविष्य के लिए सपनों की नींव रखता है। लेकिन इन तस्वीरों में जो घर है, जो परिवार आपको दिख रहा है, इसका जीते जी ही सब कुछ लुट चुका। क्योंकि इस परिवार की केवल 10 साल की बच्चियों के साथ, मात्र 10 साल की बच्चियों के साथ जमातियों ने वो खेल खेला है कि इसकी जिंदगी आज नरक से भी बदतर हो गई है। दरिंदगी का वह शब्द जिसको सुनने में पहले हर कोई मरना पसंद करे, वो वारदात इसके साथ अंजाम दी गई है। चौथी क्लास होता क्या है? चौथी क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची को पहले रास्ते से किडनैप किया गया, फिर इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। बच्ची ने मुंह खोलने की कोशिश की तो बच्ची और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वक्त बीता तो बच्ची के पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो परिवार के हर किसी को काटो तो खून न हुई। बच्ची की सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसे गर्भवती पाया गया। महज 10 साल की छोटी मासूम बच्ची और इतना घिनौना कांड। जब हमारे संवाददाता विकास चंद्रा ने इस बच्ची से बात करनी चाहिए तो खुद विकास की जुबान लड़खड़ाने लगी, गला रुंध गया। बात सही भी है कि एक बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। लेकिन जज्बा तो इस बच्ची का है जो अभी भी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि हिंदुस्तान की धरती पर ये कैसा हिंदुस्तान? जिस 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बाद में वो गर्भवती हो गई। 4 महीने बाद परिवार वालों को मालूम चला। आज बच्ची की हालत ठीक नहीं, वो बीमार है। माँ बाप दादी सब रो बिलख रहे हैं। उसी बच्ची के साथ अभी मैं मौजूद हूँ और मुझको समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची से सवाल कैसे पूछूं। मेरा बच्चा 5वीं क्लास का है, ये बच्ची 4थी क्लास में पढ़ती। इसके साथ दरिंदगी करने वालों की उम्र 30 साल 35 साल। किस समाज में जी रहे हैं हम? कौन से लोग हमारे पड़ोसी हैं? कौन देता है इनको परमिशन? क्यों हैं ऐसे लोग कि बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, अपने घर से खेलने नहीं निकल सकती? इस बच्ची की हालत देखें आप। बेटा सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, मैं भी एक बाप हूँ। स्कूल जाती थी ना तुम? जाऊँ स्कूल तो। किस क्लास में पढ़ती थी बेटा? 4थी में।
चौथी क्लास में। अच्छा, ये जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत की वो सब तुम्हारे गांव के ही हैं? हाँ, हमारे गांव के सद्दाम में तौफीक। हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक से बोल भी नहीं पा रही है, तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी गांव के सद्दाम और तौफीक और उनके साथी सहयोगी ये मेव मुसलमान पता नहीं इस मेवात को क्या बनाना चाहते हैं। ये राजस्थान का कि भरतपुर जिला का ये गांव है, कोई सरकार नहीं है क्या? इतनी छोटी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया लोगों ने। पूरा परिवार रो भी लग रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन एक बाप भी हूँ और साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इससे बात करूँ। अभी भी स्कूल जाने की बात ये कर रही है और सब लोग आंख मूंद कर देख रहे हैं। पुलिस, प्रशासन, सरकार, सबको इस बात की जानकारी है कि क्या हादसा इस नन्ही सी बच्ची के साथ, इस गुड़िया के साथ हुआ है। शर्मनाक स्थिति, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कामा तहसील, भरतपुर। नगला मुकरीब, मुजब्बिर रहमान, अगर आप में थोड़ी शर्म है, शोएब जमई अगर आप में थोड़ी समझ, अपने आप को जमाती बताते हैं, अगर अपने आप को हिंदुस्तानी सिटीजन बताते हैं, तो इस बच्ची की कहानी देखने के बाद किसी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जमाती कहते हैं आप अपने आप को। मैं बोलूं दीपक जी, अगर मैं तो अपने पहले शोएब जमई फिर मुजब्बिर रहमान जी। देखिए, मैं तो पहली बात अपने आप को भारतीय कहता हूँ और भारतीय मानता हूँ। बड़े जमाती कहते थे अपने आप को आप। बचपन से तबलीगी जमात में जाता हूँ, बड़ी अच्छी बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें सिखाते हैं, अजान सिखाते हैं, की कोशिश कर रहे हैं। दंगा करवाने की नहीं, एक हकीकत है। जब हकीकत सामने आओ, आप जैसे लोग बोलते हैं दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, अगर ये अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, बहुत अगर अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, अब क्यों नहीं आ रहा? जवाब दीजिए शोएब जमई। देखिए दीपक चौरसिया जी, आपको सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड हमें दीजिए। बलात्कार जमाती कहते हैं अपने आप को। एक मिनट बहुत हो रहा है आपका ज्यादा। सुनिए आप बात। बलात्कार जैसी घटना अति निंदनीय है। जो भी बलात्कारी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है समाज में। लेकिन हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के उसके साथ उन्नाव की बेटी के साथ, उन्नाव की बेटी का मुद्दा जेल के अंदर बंद है। अपने आप को जमाती कहते हो। इस बच्ची की स्टोरी देखने के बाद शोएब जमई चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। मुजब्बिर रहमान जवाब दीजिए। उन्नाव की बेटी तक पहुंच गए आप। मुजब्बिर रहमान, इस बच्ची की कहानी देखने के बाद अपने आप को तबलीगी जमात का प्रवक्ता कहने वालों को डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। शोएब जमई, डूब मरना चाहिए। जमाती बलात्कारी है ये, जमाती बलात्कारी है ये, बलात्कारी है, जमाती बलात्कारी है ये, जमाती बलात्कारी, तबलीगी जमाती बलात्कारी। सुनाई बच्ची के मुंह से। सेंगर कौन सा जमाती बलात्कारी था? भाजपा का विधायक था, जेल के अंदर है। भाजपा का विधायक था, जेल के अंदर है। सेंगर से इसको ढकेंगे, 10 साल की बच्ची को ढकेंगे। डूब मरना चाहिए आपको। मुजब्बिर रहमान जवाब दीजिए। डूब मरना चाहिए शोएब जमई आपको। अपने आप को जमाती कहते हैं। उसका रिपीट जमाती था क्या? किस तरह की पत्रकारिता करते हो? घटिया आदमी हो तुम लोग। बलात्कारी है, उसकी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। सच दिखा दिया तो मिर्ची लगी, सच दिखा दिया तो मिर्ची लगी। तबलीगी जमात के गुनाह खोल दिए तो मिर्ची लगी। डूब मरना चाहिए, ढूंढते हो, डूब मरना चाहिए। अरे तुम हर जगह धर्म ढूंढते हो। मुजब्बिर रहमान जवाब दीजिए। धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले तुम लोग। वो बच्ची मेरी बहन है, वो बच्ची मेरी बहन है। ये आपके तबलीगी जमात के, ये बचपन से जाते हैं तबलीगी जमात में। मौलाना साहब की बातें सुनते हैं, बचपन से जा रहे हैं शोएब जमई तबलीगी जमात में। ये सिखाते हैं जमात में, ये सिखाते हैं जमात में। जवाब दीजिए। इस स्टोरी बनने के बाद जो अपने आप को तबलीगी जमात का कहता है उसको डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। मुजब्बिर रहमान चाहिए आप लोगों को। वो बच्ची मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन पर राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो।
शोएब जमाई ने मेरी जवाब देने दे मुझे। कितने खोखले हैं ये मालूम पड़ गया आज मुजफ्फर रहमान। जवाब सुन लीजिए, जवाब आप मेरा सुनना नहीं चाह रहे। राजनीति करते जितना निंदनीय ये बलात्कार का मामला है, उतनी ही निंदनीय, उससे ज्यादा निंदनीय आपकी पत्रकारिता है आज की तारीख में। आप पत्रकार जो आरोपी हैं उनको धर्म के जमात से जोड़ रहे हैं। मैं सच को सामने लाऊंगा, आपके पेट में दर्द होता है, बोलिए। लंबी लिस्ट है मेरे पास बलात्कारियों की भाजपा के। अगर ये घड़ियालू आंसू आपने तब बहा दिए होते, हम तो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है कि कुछ नहीं कर सकती। मुजफ्फर रहमान, मेरे पास कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा 50 नाम है। मेरे पास तो विजय जोली जो दिल्ली के एमपी थे उनका भी नाम है। दीपक चौरसिया और बाबा आशाराम सर्च कर लेना, इंटरनेट है आपके पास फोन पे। बाबा आशाराम और दीपक चौरसिया सर्च कर लेना, जेल तक पहुंचवाया और इनको भी पहुंचवाऊंगा। 5 साल संगीत रागी जी, क्या इनके साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिए? संगीत रागी जी, ये लोग जो अपने आप को जमात के प्रवक्ता बनाते हैं, इनके साथ क्या इंसानों जैसा सलूक किया जाना चाहिए? कितना डरपोक आदमी है आप दीपक जी। एक मुझसे डर गए आप, मेरे आप जवाब नहीं सुन पाए, इसीलिए सरकार की रिपोर्ट आई है, कोई पुलिस की जांच रिपोर्ट में ऐसी बात आई है कि जमात के लोग हैं, आप कैसे यहाँ हर चीज को जमात। और इस बच्ची के न्याय के लिए शोएब जमाई मैं आवाज उठाऊंगा, व्यक्तिगत तौर पे घोषणा करता हूँ आज। संगीत रागी जी, मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, मैं भी आवाज उठा रहा हूं। छोड़िए आप दोगले लोग, अपने आप को जमात में बचपन से जाते हैं आप, तो अपने भाइयों को रोकते ना। 10 साल की बच्ची का बलात्कार क्यों किया? जमातियों ने किया ना। देवव्रत आर्य जी एक एंटरप्रेन्योर है, नोएडा से मेरे साथ जुड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर से। क्या कहेंगे देवव्रत आर्य जी, बच्ची की इस कहानी को देखने के बाद, इस सच्चाई को देखने के बाद, क्या हमको जो लोग अपने आप को सभ्य समाज का कहते हैं, उनको डूब के मर नहीं जाना चाहिए सिंधु पानी में? दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। ये जो बलात्कार की घटना है, ये निंदनीय कह के हम छोड़ देते हैं। बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, और मैं तो कहता हूं ऑन द स्पॉट इनका जो है रिजल्ट निकलना चाहिए। जिस तरह से बलात्कारियों का आपके वहां पर हुआ था हैदराबाद में, जो वो कांड हुआ था, उस तरह से इन लोगों को तो ऑन द स्पॉट, और इस पर राजनीति का तो कोई मतलब ही नहीं है। लोग जो पक्षपात की बात करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक दूसरे पर उंगलियां उठाना यह भी गलत है कि बीजेपी के ने वहां ये करा था, कांग्रेस के ने वहां करा था। अरे बलात्कारी है, वो किसी भी मजहब धर्म किसी से भी संप्रदाय से हो, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऑन द स्पॉट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। मैं तो गवर्नमेंट से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कानून बनाए जाएं कि ऑन द स्पॉट ऐसी सजाओं का जल्दी से जल्दी, सप्ताह के अंदर, एक महीने की बात करते थे, किसी को मैं तो कानून कहता हाथ हूं में एक लेने की सप्ताह के अंदर इजाजत नहीं होनी चाहिए, मेरा ये चाहिए। मानना है। लेकिन बलात्कारियों की सजा इतनी बर्बर होनी, जो बर्बरता वो करते हैं उसी के अनुपात में भारतीय कानून को उनकी सजा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए, क्या हकीकत है इसकी? बताइए इनको कि क्या हो रहा है मेवात, राजस्थान के मेवात में, क्योंकि हरियाणा के मेवात का खुलासा हम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, फिर मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगा और विनोद बंसल जी के भी पास। दीपक जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक तो हमारे साथ जो बैठे हैं शोएब जी, और इनको हमारे जो मुजर्रिम रहमान जी या जो भी हमारे बैठे, इनको आग्रह कीजिएगा कि बीच में नहीं टोके। एक बार मुझे पूरी बात सुनने का आप भी अवसर दीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब आप इनसे मांगिएगा। इनसे मैं देश के सामने कुछ सवालों के जवाब मांगना चाहता हूँ। दीपक जी, आपने बहुत अच्छा मंच उठाया, मुझे पूरा अवसर दीजिएगा। आज आपने देखा कि जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जो ही इनसे सवाल किया और जो ही आपने समाज की जो कुव्यवस्थाएं थी, समाज के अंदर जो समस्याएं थी, उनको जब इनके सामने रखा, तो इन्हें सीधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों लिया? इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो कानून व्यवस्था सारी उनकी है? अरे प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के पूरे 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। लेकिन ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हर राज्य की होती है। और मैं राजस्थान का सांसद हूँ, राजस्थान में इनकी चहेती कांग्रेस की सरकार है। कम से कम राजस्थान का ये संकल्प ले लें कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार, राजस्थान के
अंदर मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं दीपक जी, मेरे सवालों का जवाब इनके माध्यम से जनता को देना चाहता हूं और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि एक मैसेज जनता के अंदर जाना चाहिए। आपने बड़ी जब इनसे बात रखी तो इन्होंने बड़े चतुरता से आपकी बातों को काटा, इन्होंने बड़ी चतुरता से कहां का केस कहां ले गए। यहां समस्याएं चल रही थी मेवात में क्या क्या घटनाएं हो रही है, विषय था मेवात का। मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मेवात की आपके सामने बात रखना चाहता हूं दीपक जी। मैं कुछ जानकारियां आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मैंने बताया कि राजस्थान के मेवात के गांव में कैसे ऐसे कितने गांवों की संख्या मैंने बताई जहां से हिंदू आबादी बिल्कुल समाप्त हो गई, पलायन कर गई, जिनकी संख्या नगण्य हो गई है। इसके साथ में ही मेवात में क्या क्या काम हो रहे हैं मैं आपके सामने देश के सामने रखना चाहता हूं। और विशेष तौर से जो दलित भाई हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ में किस तरीके से बहला के फुसला के ब्राह्मणवाद के नाम पे और जातिवाद के नाम पे उनको कमजोर बनाकर, डराकर, धमकाकर किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का दुष्चक्र चलाया जा रहा है, किस प्रकार से गलत काम किया जा रहा है। आपने एक धर्म परिवर्तन का उदाहरण दिया, मैं 2 धर्म परिवर्तन के और 2 उदाहरण दूंगा। ये मनुस्मृति का नाम लेकर जिस तरीके से दलित समाज के अंदर और जनजाति समाज के अंदर ये जो भावनाएं भड़काते हैं, ये इनका ये तबलीगी जमात का एक एजेंडा है। और ये तबलीगी जमात पूरे विश्व स्तर से जिस तरीके की इनकी सोच है, उसको यह है कि विचारधारा को बदला जाए। और जो कमजोर तबका है, विशेष तौर से दलित तबका है, और जो अलवर में दलित तबका है, उसको ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके घरों में जाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। और नहीं मानते तो अपनी तलवार के दम पे और शक्ति के दम पर उनको मजबूर करते हैं। आज मैं अलवर के देहात की बात करता हूँ। धर्म परिवर्तन का आपने मुद्दा, गोकशी की आप बात करते हैं। इनको गोकशी में किसी की एक हत्या हो जाती है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसको कठोर उनको सजा हुई थी उसकी हम करते हैं। लेकिन आज भी राजस्थान में लॉकडाउन जैसे समय में भी दीपक जी गोकशी बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं 3 घटनाएं आपके सामने रखूंगा। 1 महीने के अंदर राजस्थान में 150 गायों को पकड़ा गया है, 150 को। मैं लॉकडाउन के दौरान 61 गायें मानवता कला गांव जो है 1 महीने पकड़ी गई नगर कस्बे के पास में, उसकी FIR हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाली चौकी ब्रजनगर थाने में उसकी रिपोर्ट है। 20 गायें खेकावली गांव में जो पकड़ी गई और वहां पे वही तबलीगी वो जो मेवात के लोग थे, जो राहुल और जाहुल नाम से 2 भाई जाने जाते हैं। एक गिरोह एक ऐसा सक्रिय है और जो बंजारों को आगे लेके, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं गोकशी उनको लेके जाता है। गौ माता की हत्या बहुत, मेरी बात सुनिए कंक्लूड करिए डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक मेरी बात एक बात सुनिए दीपक जी। लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे दलितों पर अत्याचार और बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे कहीं गांव में, जो मैं सोचता हूं कि तबलीगी जमात ने जिस तरीके से गांव के अंदर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण किया हो, और तो और आप जब मेवात में जाएंगे तो चोरी डकैती और टकलू की बाजी आपने सुनी होगी, टकलूबाजी और OLX पे दूसरों की गाड़ियां बेचना, लोगों को ठगी करना, चोरी करना, जमीनों पर कब्जा करना, जो दलित परिवार हैं, सामान्य परिवार हैं, उनकी जमीन पर कब्जा, मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करना, शमशान घाटों पर कब्जा करना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मंदिरों को मस्जिद बनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद में आपको दिखाऊंगा। हम सब बातें रखेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सबको इस देश में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म मानने की आजादी है, लेकिन जबरदस्ती, बलात्कार, हत्या, डराना, धमकाना, सार्वजनिक जगहों पर, धार्मिक जगहों पर मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर देना, इसकी आजादी ये देश किसी को नहीं देता। और शोएब जमाई, अगर आप में हिम्मत है और मैं दंगाई पत्रकार हूं तो जो कार्रवाई कर सकते हैं कर दीजिए। जो कह रहा हूं कैमरे पे कह रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं, सबूतों के साथ कह रहा हूं। एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और फिर बताऊंगा एक और हकीकत।